हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद हम पढ़ रहे थे साइंटिफिक टेक्निक्स, जिसके अंदर 5 साइंटिफिक टेक्निक्स दिया गया है एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, जिसके अंदर हम 3 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और सिर्फ 2 ही टेक्निक्स हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका जो पीडीएफ का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस तुमको और कौन से टाइप के वीडियोस देखना है, क्या करना है, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी तुमको दिक्कत हो रहा है या जो भी तुम्हारा सजेशंस है, तुम उसको कमेंट बॉक्स पे लिखो ताकि हम उसको रीड करें और हम उस हिसाब से वीडियोस आगे बना सकें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है अपना डिफरेंशियल पीस रेट, जो अपना चौथा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। उसके अलावा पहले हम 3 टेक्निक पढ़ चुके हैं, तो जो लोग वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, पहले वो वीडियोस देख लो। सीरियली वीडियोस अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, तुमको सारा वीडियोस सीरियली मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे हम लोग पिछले में देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग ये 3 टेक्निक्स पढ़े थे एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है। पहला फंक्शनल फोरमैनशिप था, जिसका मतलब था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट होना चाहिए और दोनों के अंदर 4-4 बॉस होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा था वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर 4 पॉइंट्स था। पहला था फटीग स्टडी, दूसरा था मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ठीक है, इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 4 आज के क्लास में। द हेडिंग इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग, है ना। और पीस रेट का मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने से कितना रुपए मिलेगा एक एम्प्लॉय को। तो डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब है एक यूनिट बनाने का अलग अलग रेट देंगे हम अलग अलग एम्प्लॉयज को। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बेटा कि जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, मतलब हम जैसे टारगेट सेट किए कि एक दिन के अंदर 10 यूनिट्स बनाना है, एक दिन के अंदर 10 यूनिट्स बनाना है। अब जो 10 यूनिट या उससे ज्यादा बना रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? वो एफिशिएंट है। वो कौन सा एम्प्लॉय है? ही इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय। और जो 10 यूनिट से कम बना रहा है, वो कौन सा एम्प्लॉय है? वो है इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। तो जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है उसको हम लोग पर पीस भी ज्यादा पैसा देंगे। जैसे वो 12 पीस बनाया तो 12 पीस का 4 रुपए पर पीस के हिसाब से 48 रुपीस हम उसको देंगे। और जो इनएफिशिएंट है, सपोज वो 7 पीस बनाया, तो 7 पीस में 4 रुपए के हिसाब से नहीं, इसमें हम 2 या 3 रुपए के हिसाब से उसको 21 रुपए देंगे। तो उससे क्या होगा? लोग मोटिवेटेड होंगे एफिशिएंट होने में, क्योंकि अगर वो 10 यूनिट या उससे ज्यादा बनाएंगे तो पर पीस पर यूनिट उनको 4 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर 10 से कम बनाएंगे वो लोग, तो जितना बनाए होंगे उसमें पर यूनिट 4 से कम मिलेगा, 2 या 3 रुपए मिलेगा। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या बोलता है कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज है वो ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जब ज्यादा यूनिट्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको पर यूनिट भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ज्यादा यूनिट का पैसा तो मिलेगा ही, पर यूनिट भी ज्यादा उनको मिलना चाहिए। और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि जो 10 बनाना चाहिए लेकिन 6 या 7 पीस बना रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? 4 रुपए के हिसाब से ना पे करके उसको हम 2 या 3 रुपए के हिसाब से पे करेंगे। तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्राई करेंगे एफिशिएंट होने का। करेक्ट। चलो तो रीड करके देखते हैं क्या बोल रहा है बाकी। हटाता हूँ एग्जाम्पल को मैं। चलो रीड करेंगे, ठीक है। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम emphasizes on paying different rate of wages, मतलब पर यूनिट अलग अलग पैसा देना फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। जो एफिशिएंट है उसको ज्यादा देंगे पर यूनिट, और जो इनएफिशिएंट है उसको पर यूनिट भी कम पैसा मिलेगा।
द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम इंसिस्ट ऑन, पहला पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस, ये तो हम पढ़ लिए, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। जो एफिशिएंट है उसको पर यूनिट ज्यादा देंगे और जो इनएफिशिएंट है उसको पर यूनिट हम लोग कम पैसा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। बोल रहे कि जो लोग एफिशिएंट हैं अगर उनको ज्यादा पैसा मिलेगा इनएफिशिएंट के कंपैरिजन में तो वो हमेशा कोशिश करेंगे एफिशिएंट रहने का, क्योंकि एफिशिएंट रहने से उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है एज कंपेयर टू द इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, ठीक है। थर्ड, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉय। तो क्या बोल रहा है कि जो लोग इनएफिशिएंट हैं वो देखेंगे कि एफिशिएंट वाले को ज्यादा पैसा मिल रहा है, पर यूनिट ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, इनएफिशिएंट भी ट्राई करेंगे क्या होने का, एफिशिएंट होने का। फोर्थ वन, व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जब जितना यूनिट्स बनेगा उसके हिसाब से अगर हम पैसा दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड, प्रोडक्शन जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा। तो बेसिकली क्या बोल रहा है डिफरेंशियल पीस रेट, पहले तो बोल रहा है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट को अलग अलग रेट हम देंगे। जो एफिशिएंट है उसको ज्यादा मिलेगा तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड रहेगा कि वो एफिशिएंट रहे। जो इनएफिशिएंट है वो भी ट्राई करेगा धीरे धीरे एफिशिएंट होने का। प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी सबसे ज्यादा फायदा होगा इसमें, सबसे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाएगा, क्योंकि पैसा किसके हिसाब से मिल रहा है, पर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो कोशिश करेंगे लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट, दिस टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉय टू परफॉर्म एफिशिएंटली। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स है, पैसा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, तो उससे क्या होगा, ये बिगेस्ट मोटिवेटर एक एम्प्लॉय के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दे। देखना, टू कंडक्ट और एडॉप्ट कैसे करेंगे बोल रहा है, टू कंडक्ट और एडॉप्ट डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, टेलर सजेस्टेड दैट अ कंपनी मस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज। पहले तो एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स करो, जैसे कि लेट्स से 4 रुपए पर पीस for workers producing standard output or their target. The worker who produce more than the standard target must be paid at a higher rate of wage. बोल रहे कि जो लोग स्टैंडर्ड से ज्यादा बना देंगे वो लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब 5 रुपए हो जाएगा उनका पर पीस। And those who are producing less than the standard must be paid with a rate less than the standard rate. जो कम बनाएगा उसको 4 से भी कम 3 रुपए देंगे हम लोग पर यूनिट, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड रेट सेट हो गया 4 रुपए, 10 यूनिट्स बनाना है, 10 से ज्यादा, ये 10 या 10 से ज्यादा बनाओगे तो 5 रुपए मिलेगा पर पीस, लेकिन अगर 10 से कम बनाओगे तो 3 रुपए मिलेगा पर पीस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द हेडिंग इज मेंटल रिवॉल्यूशन। ये मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, मेंटल का मतलब होता है माइंड, है ना। तो ये एक हम पढ़े थे ऊपर भी टॉपिक कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एक दूसरे के तरफ जो नजरिया है वो बदलने का जरूरत है। एम्प्लॉयर इज थिंकिंग दैट वी आर पेइंग मोर, बट एम्प्लॉय इज थिंकिंग दैट दे आर गेटिंग लेस एंड द वर्क इज मोर। तो दोनों को अपने मेंटालिटी को चेंज करने का जरूरत है। दैट इज ऑल अबाउट मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखना, चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट towards each other. आपस में एक दूसरे के तरफ they need to change their mentality, they need to change their attitude. Cooperation between workers and management, ये पढ़े थे हम लोग ऊपर भी, cooperation होना चाहिए दोनों के बीच में। Taylor said that generally in every organization workers feel that management exploits them, overburdened with excess work and pays them less. मतलब काम ज्यादा है, overburden है काम का, लेकिन पेमेंट कम है। On the other hand, management feels that workers always grumble, they follow go slow policy, damage the equipment and work carelessly. तो मैनेजमेंट सोच रहा है कि वर्कर तो कुछ करता ही नहीं है, खाली बैठता है।
बोथ द ग्रुप सस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हैं. इन द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन टेलर स्ट्रेस दैट देयर इज अ नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप ड्रास्टिकली. दोनों को आपस में एक दूसरे की तरफ एटीट्यूड चेंज करने का जरूरत है. He referred to change as a revolution of mind to develop positive thinking and feeling of cooperation for each other. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक मेंटल रिवॉल्यूशन. तो कुछ एडवांटेजेस है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आओ देख लेते हैं. पहला पॉइंट नंबर 1, साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स फॉलोइंग बेनिफिट्स. improves efficiency of business through simplification and specialization. ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ेगा. दूसरा, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज. जैसे फटीग स्टडी है, मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी है, ये सब क्या कर रहा है, अननेसेसरी टाइम रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज कर रहा है. तो उससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, और अगर कॉस्ट कम होगा तो अल्टीमेटली the profit will increase. Third one, due to decrease in price, firm is able to capture big share in the market. बड़ा कम प्राइस होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम होगा तो हम लोग ज्यादा बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाए, क्योंकि हम कम रेट में बेच पाएंगे सामान. और जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमारा जो यूनिट सोल्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा. फोर्थ वन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ये जो अभी था मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग वर्कर एंड मैनेजमेंट क्लोजर. मतलब आपस में ज्यादा कोऑपरेशन रहेगा तो ज्यादा समझेंगे एक दूसरे को, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा होगा उसमें. नेक्स्ट, मोर ट्रेनिंग्स टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स का टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि वर्कर अपडेटेड रहे रिसेंट चेंजेस के बारे में. Last one, enables the workers to earn more with the introduction of differential piece rate system. और इसमें तो वर्कर का भी बहुत फायदा है, क्योंकि वर्कर भी ज़्यादा पैसा कमा पा रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट. जो एफिशिएंट है उसके लिए फायदा है, जो इनएफिशिएंट है उसके लिए नुकसान है. तो इनएफिशिएंट भी कोशिश करेगा धीरे धीरे क्या बनने का, एफिशिएंट बनने का. ठीक है, क्लियर है इतना. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर. ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा मॉडल, इसके अंदर जो सेकेंड वाला डेट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल. तो हेनरी फेयोल का बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स के नाम से फेमस है वो. ठीक है, आओ थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है एडवोकेटेड बाय हेनरी फेयोल. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के पापा बोलते हैं इनको. ठीक है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है ना. हेनरी फेयोल फ्रॉम 1841 to 1925 started his career as a junior engineer in a coal mine company in France. तो देख लो भी इंजीनियर थे ये भी है ना, and became its general manager. In 1880 he wrote a book on general and industrial management. In 1916 which was published in English in 1949. The book is considered to be one of the best classics in management. मतलब बहुत अच्छा बुक माना जाता था, उसी के अंदर ये प्रिंसिपल्स हैं. His contribution may be classified under 3 categories, that is classification of business activities, functions of management, principles of management. Henry Fayol gave the following 14 principles of management, जो कि famously known as 14 principles of Henry Fayol. ठीक है, जिसके अंदर ये वाला बीएसटी के अंदर हो सकता है तुम लोग क्लास 12th के अंदर ये वाला चीज पढ़ाया गया होगा. ठीक है, चलो देख लेते हैं. पहला है डिवीजन ऑफ वर्क. तो सबसे पहला पॉइंट है हेनरी फेयोल का कि द वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. और जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उस काम में या उस काम को उसको देना चाहिए. उससे क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा. स्पेशलाइजेशन मतलब जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम अगर दिया जाएगा तो वो सबसे बेस्ट कर पाएगा उस काम को. जैसे कि सपोज मैं कॉमर्स में अच्छा हूँ तो मुझे कॉमर्स पढ़ाने दिया जाएगा तो ही मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा. मुझे अचानक से बोल दिया कि फिजिक्स पढ़ाओ
तो हो सकता है कि मैं जो पढ़ाऊं कोई पढ़े ही ना है ना, क्योंकि मुझे थोड़ी आता है फिजिक्स, हम तो कॉमर्स वाले हैं, तो हमको कॉमर्स का दिया जाएगा तो हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को डिवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है उसको वो काम एलोकेट करना, दैट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, पैरिटी ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी होना चाहिए, पैरिटी मतलब इक्वालिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या है? पावर। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? बेसिकली पावर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटीज। तो एक व्यक्ति के पास जितना ऑथोरिटी है उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो काम कंप्लीट नहीं करवा पाएगा, और कम भी नहीं मिलना चाहिए। अगर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तो अथॉरिटी का मिसयूज होने का चांसेस ज्यादा है। तो देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिटवीन द ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितना पावर दिया गया है उसके हिसाब से उसको उतना ड्यूटी, उसका उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, देखना, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड एंड शुड बी कमेंसरेट टू ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे के हिसाब से होना चाहिए। कोई भी चीज ज्यादा हो गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खराब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द एसेंस, ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी, बिहेवियर एंड आउटवर्ड मार्क्स of respect observed in accordance with the standing agreements between the firm and its employees। क्या लिख दिया सर, कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे डिसिप्लिन मतलब जो तुम लोग नहीं हो क्या है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, बेसिकली जो भी गाइडलाइंस है, जो भी ओबीडियंट होना, सब बात सुनना, सब बात मानना, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना, बेसिकली उसी को बोला जाता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन खाली एम्प्लॉय के लिए जरूरी नहीं है, दोनों के लिए है। डिसिप्लिन इज एज इंपॉर्टेंट एज फॉर द एम्प्लॉय एज इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयर ऑल्सो, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर इनडिसिप्लिन होगा तो एम्प्लॉय भी अपने आप ही धीरे धीरे इनडिसिप्लिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर, यूनिटी मतलब वन। तो एक व्यक्ति को एक जगह से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा जगह से ऑर्डर मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो चीज को वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्लान होना चाहिए। अगर अलग अलग यूनिट का, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्लान्स होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कभी भी अचीव नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ और चाहता है, सेल्स डिपार्टमेंट कुछ और चाहता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जिसमें एम्प्लॉय का फायदा है, और जनरल इंटरेस्ट मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। तो क्या बोलता है? मैनेजमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू रिकॉन्साइल इंडिविजुअल विथ कॉमन इंटरेस्ट। तो ऐसा हमको प्लान्स बनाना है, ऐसे पॉलिसीज बनाने हैं जिससे इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी पूरा हो, एम्प्लॉय का जो चीज में फायदा है वो भी किया जाए, प्लस उस चीज में ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो, है ना। नेक्स्ट, फेयर रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय, मतलब जो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसका जो रेम्युनरेशन है, उसका जो सैलरी वेजेस है वो फेयर होना चाहिए एज कंपेयर टू द वर्क ही इज डूइंग, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सबका सैलरी इक्वल होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? सबका सैलरी इक्वल नहीं हो सकता, सबका सैलरी तो इधर उधर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो जो काम दिया जा रहा है उसके हिसाब से उसका सैलरी उतना होना चाहिए। क्लियर? उसको बोलते हैं फेयर रेम्युनरेशन। तो इतना में हम लोग रुकेंगे, इसके कुछ और प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं, प्लस कंपैरिजन भी है एफडब्ल्यू टेलर है हेनरी फेयोल के अंदर, जो कि हम एक और क्लास के अंदर इसको कवर अप कर देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, प्लस और कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय।